तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डुअल इवोल्यूशनरी रूट ऑफ फेडरेशन। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? डुअल रूट ऑफ फेडरेशन। लिखा क्या है? द एग्जैक्ट पावर इक्वेशन बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड पावर प्रोविंशियल यूनिट्स globally contingent upon historical context and nation formation and there are two primary historical तो मेनली इसमें क्या हो रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट के बीच, किसके बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट के बीच में पावर इक्वेशन पूरी दुनिया में अलग अलग होता है। ठीक है, पूरे कंट्री में अलग अलग होता है। क्या होता है? पावर इक्वेशन। एशिया, अमेरिका में, यूएसए में अलग है, इंडिया में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, बेल्जियम में अलग है। मेनली ये किसी पे डिपेंड करता है, उसके नेशन के हिस्ट्री पर, नेशन का हिस्टोरिकल ट्रेजेडी पे डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, तो अब देखेंगे मेनली नेक्स्ट क्या है। इसके दो प्राइमरी रास्ते हैं, मतलब इस चीज़ के दो प्राइमरी रास्ते हैं। इसके दो प्राइमरी रास्ते हैं, पहले कमिंग टुगेदर, दूसरा होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग फेडरेशन। बोर्ड पर जो पिक्चर दिख रहा है आपको, जैसे ये दिख रहा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और ये यूएस है। ठीक है, अमेरिका क्या है? एक छोटा स्मॉल स्टेट। क्या है? एक मतलब एग्रीमेंट के द्वारा ज्वाइन किए हैं। कहाँ पे? यूएसए में। एक तरफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स आकर पूल हो रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ा खुद को डिवाइड कर रहा है। मतलब इस साइड कोई बड़ा पूल आके एक साइड मर्ज कर रहा है और इस साइड क्या कर रहा है? स्मॉल पार्ट एक में मर्ज हो रहे हैं। हाँ, तो डिटेल में बात करते हैं। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? मेनली इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन नेशन स्टेट है, कवरेज टू कंस्ट्रक्ट एंड लार्ज माइक्रो यूनिट्स बाय पोलिंग सॉवरेनिटी एंड retaining distant identity. They safely augment collective nation security within their matrix component typically wield equal diversity weight and favors of the central government. हाँ, तो मीनिंग क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है कि ये तब होता है जब इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन स्टेट खुद अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं और एक बड़ी मैक्रो यूनिट बनने के लिए, जैसे बहुत सारे स्मॉल स्टेट मिलके एक लार्ज कंट्री बनता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूनाइटेड मतलब बहुत स्मॉल मिलके एक बड़ा बने, जिसको बड़ा कंट्री बने। स्मॉल स्टेट मिलके इसको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अपनी सॉवरेनिटी को पूल करते हैं, अपने अलग आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं और इससे उनकी कलेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी जो है बढ़ जाती है। ऐसे सिस्टम में सबसे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर इक्वल लेजिस्लेटिव पावर होता है। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल है क्या है? यूएसए और स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी। नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है? हिस्टोरिकल प्री एग्जिस्टिंग लार्ज यूनिफाइड कंट्री डिसाइड सिस्टमेटिकली divides internal power structure between national government and various constituent states accorded vast domestic diversity. Central government constituents to holds great consulate power individual state. Specific constitution granted equal asymmetric power via special constitutional provisions. Example India, Spain and Belgium. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल टर्म में देखें तो सिंपल टर्म में ये है कि ये तब होता है जब एक बड़ा प्री एग्जिस्टिंग यूनिफाइड कंट्री, क्या है? बड़ा प्री एग्जिस्टिंग यूनिफाइड कंट्री अपनी वास्ट डोमेस्टिक डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए अपनी इंटरनल पावर स्ट्रक्चर को नेशनल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के बीच सिस्टमेटिकली डिवाइड करने की डिसीजन लेते हैं। इस फ्रेमवर्क में सेंट्रल के पास कॉन्स्टेंटली ज़्यादा कॉन्सुलेट पावर होती है और कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टेट। कई बार कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के जरिए अनइक्वल एसिमेट्रिकल पावर भी दी जाती है। इसका एग्जांपल है स्पेन, इंडिया, बेल्जियम।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। बोलेंगे वोलेटाइल पेनफुल पार्टीशन हुआ था कब 1947 में, उन लोग इंडिपेंडेंस भी मिला था। इंडिपेंडेंस भी इंडिया को कब मिला था 1947 में। एंड डिक्लेयर्ड यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मीनिंग क्या होता है बताते हैं थोड़ी देर में। वाइल नेशनल फेडरेशन इज नॉट एक्सप्रेसली यूज इन आर्टिकल 1। आर्टिकल में क्या बनता है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, इंडिया जो भारत है क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ऑपरेशनल आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी इंटायरली ग्राउंडेड फेडरल टेस्ट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश 2 टायर, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना टायर है, 2 टायर सिस्टम गवर्नेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एंटायर नेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट तथा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 92 थर्ड टायर। ठीक है, तो इसको अब डिटेल में क्या लिखा हुआ है इसका मीनिंग पर जानेंगे। इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि 1947 में एक बहुत ही वॉलेटाइल और पेनफुल पार्टीशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन स्टेट्स डिक्लेयर किया। अब यहाँ आपके एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है आर्टिकल 1 का पूरा टेक्स्ट में कहीं भी लिटरल वर्ड फेडरेशन नहीं यूज़ किया गया। इसके बावजूद इंडियन पॉलिटी को स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल आर्किटेक्चर है वो पूरी तरह से फेडरल प्रिंसिपल और ग्राउंडेड है। ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नेंस का एक क्लियर 2 टायर सिस्टम बनाया था। ठीक है, कितना बनाया था, 2 टायर सिस्टम बनाया था। यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम लोग कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी। बाद में 1992 में क्या हुआ, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके जरिए इसमें 3rd टायर को ऐड किया गया। रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, जो कल हम लोग क्लास में फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस किया था, रूरल पंचायत के बारे में और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन टू अवॉइड ओवरलैपिंग लीगल डिस्प्यूट, आर्टिकल 246। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट्स 3 एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल लिस्ट। ठीक है, रिसोर्सेज को ओवरलैप और लीगल डिस्ट्रीब्यूट्स से बचने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246, 246 एग्जॉस्टिव प्री-डिफाइंड लेजिस्लेटिव लिस्ट देता है। चलिए देखते हैं पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेनली इंडिया में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, मेनली 4 लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, हेरेडिटरी। सिंपल सा टर्म देखें तो यूनियन को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से कुछ आता है। स्टेट मतलब ओनली स्टेट गवर्नमेंट, इसमें बोथ। और हेरेडिटरी पावर का मतलब होता है कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, नो वेयर रिटर्न, कि या तो स्टेट का है या सेंट्रल का है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट में इसमें नेशनल इम्पोर्टेंस का वो सब्जेक्ट है, आते हैं जो पूरे देश के एक यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन, एटॉमिक कम्युनिकेशन पर देखते हैं। और सेकेंड में क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, इसमें लोकलाइज्ड डे टू डे प्रोविंशियल गवर्नेंस, दोनों फ्रेमवर्क जैसे कि पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स, कल्चर, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। कॉन्करेंट की बात करें तो इसमें वो सब्जेक्ट आता है सेंट्रल और स्टेट दोनों फ्रेमवर्क की ओवरलैपिंग, कौन सा स्टेट और सेंट्रल का दोनों फ्रेमवर्क को ओवरलैपिंग करते हैं, एजुकेशन, ट्रेड, फाइनेंस एक्सेट्रा। अब अनफोर्चुनेट टेक्नोलॉजी सिस्टम लाइक इतना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, साइबर लॉस है, आर्टिफिशियल से अभी AI आ रहा है, उसके बारे में लॉ, और ना कि स्टेट में मेंशन है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट में मेंशन है। और क्या है, एसिमेट्रिक पावर शेयरिंग,
इसका मीनिंग क्या होता है? एज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन नॉट ऑल स्टेट्स इन द यूनाइटेड टेरिटरीज पोजेस यूनिफॉर्म अथॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल 371 वेरियस नॉर्थ इन स्टेट नागालैंड असम मिजोरम customary autonomy to safeguard unique application customary laws commercially union territories like statehood status are administered directly by the central apparatus। का मीनिंग क्या है कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसके हम एसिमेट्रिक पावर शेयरिंग प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए सभी स्टेट्स के पास यूनिफॉर्म अथॉरिटी नहीं है। आर्टिकल 371 जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोविंसन के अंदर कई नॉर्थर्न स्टेट्स जैसे नागालैंड असम और मिजोरम एक कस्टमाइज ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं ताकि उनकी यूनिक इंडिजिनस कल्चर और कस्टमरी लॉ सेफगार्ड क्या हो सके, कस्टमरी और लॉस और कल्चर सेफगार्ड हो सकें। यूनिट जैसे चंडीगढ़ यानी लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के पास स्टेटहुड का स्टेटस ही नहीं है और डायरेक्टली सेंटर अपरेटिस स्टेटहुड क्या है, स्टेटस नहीं है। डायरेक्टली कौन सेंट्रल क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पूरे 2 स्टेट पे, चंडीगढ़ पे और लक्षद्वीप पे।